मैनेजमेंट, मोस्टली एस्मा एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सो मोस्टली आज हम जो एस्मा की मैनेजमेंट होगी उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एस्मा की मैनेजमेंट नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है और ये बहुत टाइम एग्जाम में पूछी जाती है एस्मा की मैनेजमेंट। और ये चीज़ जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम द मल्टीपल रिसोर्सेज, सो आपको किसी और पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन एनफ है। अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पास्ट या पास्ट मेडिसिन की एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई नीड नहीं है। और मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, सो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इन सोर्सेज को अच्छे से पढ़ें और बार बार जितना हो सके आप रिवाइज करते रहिए। सो फर्स्ट थिंग इज एजमा। हमें पता है एजमा एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। हमने बहुत बार सुना है कि ये रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, वाइल सीओपीडी जो है वो रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। हम क्यों बोलते हैं ये रिवर्सिबल? इसीलिए क्योंकि जब भी हम सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर देते हैं तो पेशेंट की जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 होती है वो मोर और इक्वल टू 12% इंक्रीज हो जाती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यही है कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 जो है वो मोर देन 12% या इक्वल टू 12% इंक्रीज हो जाती है एक ट्रायल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर के साथ। या आप स्टेरॉइड दोगे, उसके बाद इसकी ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है। सेकंड थिंग इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हमें कैसे पता चलता है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस को डिफरेंशिएट करना। फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जो रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में, जब भी आप पास या पास मेडिसिन या पास पेपर्स देखेंगे, अगर वो लेस देन 0.7 है, परसेंटेज में 70% से कम है, आपको समझना है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। तो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस की तरफ ही डायग्नोज आने चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोज, जैसे एजमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकियाइटिस है, ब्रोंकियाइटिस ओब्लिटरेंस है, ठीक है, ब्रोंकियाइटिस ओब्लिटरेंस है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखा जाता है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। और रेस्ट्रिक्टिव डिजीज तो बहुत सारी है, मगर ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको ये चार डिजीजेस मस्ट 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 माइंड में रखनी है। उसके बाद सेकेंड थिंग ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि मोर देन 20% डायरोनल वेरिएशन रहती है, मोर और इक्वल टू 3 डेज डे। और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 जो है वो मोर और इक्वल टू 15% डिक्रीज हो जाती है आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज आप याद रखिए, 12%, 15% और 20%, इनकेस अगर आपको भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस देखना है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस में हमें देखना है कि पेशेंट एसिडोसिस में है, एल्कलोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस में। बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 होता है। अगर 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस होगा, अगर 7.45 से ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस होगा। ओके, इन केस अगर पेशेंट का बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन हमें मेटाबॉलिक इंडिकेटर है, ठीक है। जब भी बाइकार्बोनेट जो है ये एल्कलाइन है, ठीक है, जब ये बॉडी में कम हो जाएगा आपको समझना है एसिडिक कंडीशन है। तो ये नॉर्मल वैल्यू है 22 टू 26। अगर 22 से कम हो जाएगा तो एसिडिक कंडीशन है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और ऊपर से आपका पीएच भी कम हो गया होगा और यहाँ से बाइकार्बोनेट भी कम हो गया होगा, तो आपको समझना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इन केस अगर आपको अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस देखना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो गया होगा तो एल्कलोसिस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिटेंशन हो गया होगा तो एसिडोसिस है, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यूज़ है, ये आपको याद रखने ही रखने, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एजमा जो है इसके हमें क्लिनिकल फीचर्स पता ही है, सब पढ़ते हैं, एजमा में ये होता है, सीओपीडी में ये होता है, पर हम डिफ्रेंशिएट बहुत ईजिली कर सकते हैं एजमा और सीओपीडी को बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। अगर कोई पेशेंट आपके पास स्मोकर है, वो काफ़ी टाइम से स्मोक कर रहा है, बहुत स्मोकिंग मतलब सिगरेट के पैकेट्स बहुत यूज़ कर रहा है, और उसके बावजूद पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है एजमा की, ठीक है, डायरोनल वेरिएशन नहीं है, तो हम सीओपीडी पे जा सकते हैं। वाइल अगर ये फीचर्स नहीं होंगे, ये हिस्ट्री नहीं होगी, हम एजमा की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि एजमा में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आप ले रहे हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी अब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं कर पा रहे, वो सारा बॉडी में रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हाइपरकेपनिया की स्टेट बन जाती है। हाइपोक्सिया प्लस हाइपरकेपनिया लेड्स टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। और नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, ये भी एमआरसीपी एग्जाम में पूछा गया है, इट इज़ 1.2 लीटर्स। ओके, नाउ नाइस गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्टेबल एजमा। ये स्टेबल एजमा की मैनेजमेंट है। स्टेबल एजमा में हमें एक्यूट सीवियर एजमा की तो बाद में मैनेजमेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग एजमा की अलग मैनेजमेंट है। ये स्टेबल एजमा की है और ये नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है साबा, यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। स्टेप 2 जो होता है साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। थर्ड स्टेप इज साबा प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है इट इज मोंटेल्यूकास्ट, जो आपने बहुत बार सुना होगा, मोंटेल्यूकास्ट टैबलेट लेते हैं बच्चे, ठीक है। इस मोंटेल्यूकास्ट में आपको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर मोंटेल्यूकास्ट देने के बाद एक पेशेंट के एजमा जैसे फीचर्स जो हो जाएंगे वो वर्स हो जाएंगे, तब आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोज याद रखना है, उसको हम बोलते हैं चर्क-स्ट्रॉक सिंड्रोम। चर्क-स्ट्रॉक सिंड्रोम जो है ये एक पॉलीन्यूरोपैथिक सिंड्रोम्स है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका नाम आप याद रखिए अभी, फिर उसके बाद मैं आगे जाकर आपको चर्क-स्ट्रॉक सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप देने के बाद भी अगर ठीक नहीं होगा, आपको स्टेप थर्ड रिपीट करना है और साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है, जैसे सैलमेटेरॉल होता है, फॉर्मेटेरॉल होता है, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज अ सैल्ब्यूटामॉल। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का नाम पता होना चाहिए, लाइक फ्लूटिकासोन, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 पे हम जाते हैं, यही स्टेप 4 हम रिपीट करते हैं, और अब आता है ऑरल स्टेरॉइड। अभी तक हमने कहीं पे ऑरल स्टेरॉइड नहीं पढ़ा, अभी इनहेल्ड स्टेरॉइड था लाइक फ्लूटिकासोन, अब ऑरल स्टेरॉइड आते हैं लाइक प्रेडनिसोन, ठीक है, ये सब।
और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है स्टेप 6, उसमें हमें देखना है अगर इन सब से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, अब आपको बाद में उसके ब्लड में देखना है उसकी आईजी लेवल ज़्यादा है, eosinophil लेवल ज़्यादा है, तब आपको आईजी लेवल जब अगर ज़्यादा दिखेगी तब आपको ओमालिजुमाब देनी है, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। और eosinophil अगर ज़्यादा होगा तो आपको मेपोलिजुमाब देनी है। यहाँ पे मैंने नोट बनाया हुआ है, इफ montelukast worsens the symptom, the differential diagnosis should be kept in mind like Church-Strauss syndrome. इफ सैल्मेटेरॉल वर्सन्स द सिम्टम्स, अगर क्वेश्चन में आपको आया एक पेशेंट सैल्मेटेरॉल ले रहा था एजमा जैसे फीचर्स, वो वर्स हो गया उसके क्लिनिकल फीचर्स, ऑप्शंस में अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी तो गो फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। ऐसे ही अगर एक पेशेंट मॉन्टेल्यूकास्ट ले रहा था, उसको एजमा जैसे फीचर्स थे, अब उसके सिम्टम्स वर्स हो गए और साथ साथ में और भी क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जैसे पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होगा, पेशेंट के साइनसाइटिस होंगे, पेशेंट के ब्लड में eosinophil काउंट मोर देन 10% होगा, तब आप चर्च-स्ट्रॉस सिंड्रोम की तरह जा सकते हैं, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से एजमा में से क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि नियर फैटल एजमा क्या हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग एजमा क्या हुआ, एक्यूट सीवियर एजमा क्या हुआ। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नियर फैटल एजमा मतलब पेशेंट मरने की ताक तक पहुंच चुका है। ये एजमा पेशेंट जब आप इसका एबीजी एनालिसिस करते हैं, आप इसका पेशेंट पीएच देखते हैं लेस देन 7.3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, यानी ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने वाला पेशेंट है। आपको इसको इनवेसिव वेंटिलेशन करनी है, यानी इंट्यूबेशन। दिमाग में बार बार ये चीज़ बिठाना, जब भी एजमा का कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा इनवेसिव वेंटिलेशन देनी है। सीओपीडी में नॉन इन्वेसिव भी यूज़ होती है, इन्वेसिव भी यूज़ होती है, वो पीएच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पर एजमा में सिर्फ इन्वेसिव वेंटिलेशन ही यूज़ होता है। ये क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग एजमा क्या हुआ? लाइफ थ्रेटनिंग एजमा में आपको नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं कम बोल रहा हूँ या ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, और कम भी मिल सकता है। प्लस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे वो दिखेगा आपको लेस देन 92%। आप देखोगे पेशेंट का चेस्ट जो है ऑस्कल्टेट करके साइलेंट, साइनोसिस, एरिथीमिया, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल, यानी द पेशेंट कैन गेट इन अ कोमा स्टेट। आप इसे डायग्नोस कर सकते हो, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एजमा, ठीक है। बट नियर फैटल एजमा ये नहीं है। नियर फैटल एजमा हम पीएच के अकॉर्डिंग डायग्नोस करें। और एक्यूट सीवियर एजमा समझो यही एजमा पेशेंट, जैसे हम पढ़ते हैं एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी, ऐसे हम एजमा को एक्यूट सीवियर एजमा बोलते हैं। हम कब बोलते हैं? जब भी एक एजमा पेशेंट टैकिकार्डिया, टैकिपनिया लेकर आपके पास आता है, मतलब हड़बड़ी में उसकी सांस फूल रही होती है और साथ साथ उसका टैकिकार्डिया आप चेक करते हो, पल्स बहुत ज़्यादा होती है और वो बात नहीं कर पाता है, ठीक है, वो एक्यूट सीवियर एजमा होता है, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट अलग है और स्टेबल एजमा की मैनेजमेंट अलग है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है।